हेलो एस्पिरेंट्स, अभी बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की और टॉपिक है इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस। देखिए, अभी इंडिया ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि प्राबोवो सुबियांतो हैं, वो एज अ चीफ गेस्ट जो है उन्होंने इस सेलिब्रेशन को अटेंड किया। तो इसीलिए इंडिया इंडोनेशिया जो रिलेशंस हैं ये मतलब काफ़ी दिनों से न्यूज़ में हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है और समझते हैं कि कैसे जो ये रिलेशंस हैं इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व होते हैं और अलग अलग फेजेस से, कभी एक हाई टाइम था दोनों में रिलेशंस का, कभी लो टाइम भी आया, कभी न्यूट्रल फेज भी आई, अभी फिर जो रिलेशंस हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं। तो फिर इस कंप्लीट फेज को हम समझेंगे और इंडोनेशिया जो कि आसियान मेंबर, जो आसियान जो कंट्रीज हैं उनका एक मेंबर भी है और आसियान के साथ जो आसियान नेशंस हैं उनके साथ भी भारत के जो हैं वो ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। और अभी प्रेजेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है, साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। तो जो इंडोनेशिया है वो भी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर ही आता है, यानी कि मेनली आसियान नेशन जो है उनसे अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं। तो फिर टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस हिस्टोरिकल सेंस में और प्रेजेंट सेंस में, और साथ में अभी जो है क्या क्या रिसेंट टॉक्स जो हैं दोनों देशों के बीच में चल रही हैं, फ्यूचर डील्स क्या हो सकती हैं। तो उससे पहले जो है इंडोनेशिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इंडोनेशिया जो है मतलब अगर इंडिया से डिस्टेंस की हम बात करें तो इंडिया के आइलैंड्स हो गए अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और अंडमान फिर उसके बाद निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि पार्शियली सबमर्ज हो गया है 2004 में जो सुनामी आई थी, 2004 की जो सुनामी आई थी। तो उसके मतलब आगे हम देखें तो वहां से ज्यादा दूर नहीं है इंडोनेशिया, मतलब इनके आइलैंड जो है उनकी शुरुआत हो जाती है। तो 600 से 700 किलोमीटर के आसपास जो है इतना ही डिस्टेंस है अगर इंडोनेशिया का ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट यहां पे देखना हो, आइलैंड वाले रीजन में देखना हो। तो फिर जो है इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये सबांग पोर्ट है, तो यहां पे एक ऐसे प्रोविंस है इंडोनेशिया की, वहां पे एक पोर्ट है सबांग पोर्ट। तो इंडिया और इंडोनेशिया में अभी इससे संबंधित भी डील्स चल रही हैं, यानी कि भारत इस पोर्ट को डेवलप करना चाहता है। और अगर इंडिया जो है इसको डेवलप करता है और इंडिया की प्रेजेंस यहाँ पे होती है कुछ समय के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो पैसेज है एक नैरो पैसेज है, जिसके नॉर्थ में ये मलेशिया है, मलाया पेनिनसुला है, और यहाँ पे नीचे देखें तो ये इंडोनेशिया है। तो यहाँ पे ये बीच में जो पैसेज है ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है और ये ऊपर मलाया पेनिनसुला है। तो इसके बीच में देखो कितना नैरो पैसेज है, इस पैसेज को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब स्ट्रेट क्यों बोला जाता है? स्ट्रेट वो एक नैरो पैसेज होता है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है विच कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे हो गया इंडियन ओशियन, और यहाँ मतलब इंडियन ओशियन में मेनली ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन इंडियन ओशियन, और यहाँ पे साउथ चाइना सी, तो जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है साउथ चाइना सी। तो फिर साउथ चाइना सी को इंडियन ओशियन से ये पैसेज कनेक्ट करता है, हेंस इट इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो स्ट्रेट यानी कि एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करे, तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का काफी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अगर हम देखें चाइना का मोस्टली जो ट्रेड है वो यही स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर ही जाता है। तो अगर इंडिया यहाँ पे जो है इंडिया का डोमिनेंस अगर इस रीजन में बढ़ता है तो भारत के लिए एक वो एज रहेगा, एक अपर हैंड यहाँ पे रहेगा इंडियन ओशियन रीजन की सिक्योरिटी के मामले में अगर इसको देखें तो। अब इंडोनेशिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। देखो, इंडोनेशिया जो देश है ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 17,500 आइलैंड्स, यानी कि लगभग 17,500 आइलैंड्स इसमें हैं। लेकिन इन सब में लोग नहीं रहते हैं। इसमें अगर इनहेबिटेड आइलैंड्स की बात करें तो 17,000 में तो कोई भी नहीं रहता है, बाकी बच्चे 500, तो ये इनहेबिटेड हैं। और इन 500 में भी देखें तो मेनली जैसे सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, ये सुलावासी, ये इनके मेन आइलैंड्स हुए। तो यहाँ पे इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल अभी इनकी ये जावा जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे इनकी जो कैपिटल है वो जकार्ता है। तो जावा जो आइलैंड है वहाँ पे जकार्ता इनकी कैपिटल है। लेकिन इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है कि वो अभी अपनी नई कैपिटल जो है वो बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम है न्यूसेंटारा। तो ये नई कैपिटल इंडोनेशिया की होगी जल्दी। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बोर्नियो में जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है न्यूसेंटारा, अभी तक इनकी कैपिटल जकार्ता ही है, बाली आइलैंड में है।
तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने इंडोनेशिया के बारे में देखे। और इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है, जो कि मैंने आपको बताया। और इंडिया से तो कल्चरली भी, हिस्टोरिकल सेंस में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंडोनेशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस रहे हैं। जैसे अगर बहुत पुराने समय में अगर जाएं, एंशियंट हिस्ट्री में जाएं, जब यहाँ पे चोल किंगडम हुआ करता था या उससे पहले पालव किंगडम हुआ करता था, तो पालव और चोल किंगडम के समय से ही ये जो रीजन है इंडोनेशिया का, यहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो उस समय से ही साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस स्ट्रांग रहे हैं। चोल साम्राज्य ने तो बाद में वहां पे जो है कुछ समय के लिए अपना हिस्सा ही बना लिया था अपने एम्पायर का, और काफी टेम्पल्स वगैरह जो हैं वो वहां पे देखे भी जाते हैं। और बाली जो जगह है इंडोनेशिया में, तो मेनली जो बाली रीजन है वहाँ पे जैसे टेम्पल्स वगैरह इस तरह की, और इसके अलावा रामायण और उनकी जो फॉकलोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फेमस है बाली रीजन में। और इंडिया में भी एक फेस्टिवल होता है कार्तिक मंथ में, जिसको बलि यात्रा बोलते हैं। बलि यात्रा क्योंकि एक जमाने में यहाँ उड़ीसा जब किंगडम हुआ करता था, कलिंग किंगडम हुआ करता था, तो वहाँ के जो कलिंग किंगडम के जो इस तरह से मरीन होते थे वो अलग अलग जगह जाते थे, ट्रेड करने के लिए जाते थे, कल्चर स्प्रेड करने के लिए जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया भी जाते थे, म्यांमार भी जाते थे, यहाँ पे श्रीलंका भी आते थे। तो फिर उनकी जो जर्नी है उसको कॉमेमोरेट किया जाता है। और एवरी ईयर कार्तिक का जो मंथ है हिंदू कैलेंडर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास का जो समय है, तो एक बाली यात्रा करके फेस्टिवल आज भी वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, जो कॉमेमोरेट करता है कि उस समय के मरीनर यहाँ से वो बाली जाया करते थे, यानी कि इंडोनेशिया भी जाया करते थे। तो ये बेसिक फैक्ट है हिस्टोरिकल सेंस में जो मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गया एक मतलब एंशिएंट टाइम में हमने देखा, और इंडोनेशिया का थोड़ा सा मैंने आपको मैप का आइडिया दिया, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का आपको आइडिया दिया। अब आते हैं कि कैसे जो है रिलेशंस इवॉल्व होते हैं इंडिपेंडेंस के बाद का जो समय है उसमें से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी न्यूज में क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया कि प्राबोवो सुबियांतो जो हैं वो इंडिया में आए अभी और चीफ गेस्ट रहे 76 रिपब्लिक डे में। लेकिन ये पहले इंडोनेशियन प्रेसिडेंट नहीं है जो भारत में एज ए चीफ गेस्ट आए हों, ये 4th नंबर के हैं। तो सबसे पहले जब इंडिया का फर्स्ट रिपब्लिक डे था 1950 में, 26 जनवरी 1950 जो पहला रिपब्लिक डे था भारत में, तब भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। सुकर्नो उनका नाम था, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुकर्नो जो हैं उनमें काफ़ी मतलब उस तरह के ये 4-5 जो वर्ल्ड लीडर थे उसमें घाना के लीडर हो गए, यूगोस्लाविया के लीडर हो गए, और इस तरह इंडिया के लीडर हो गए, इंडोनेशिया के लीडर हो गए, और इजिप्ट के लीडर हो गए। तो इनमें जो है काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, और इन्होंने ही मिलके उसमें एक बांदंग कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। वो हम आगे समझेंगे एनएम और उसके बारे में। तो इसलिए टॉपिक जो है वो न्यूज़ में था। और साथ में इंडोनेशिया की तरफ से 352 मेंबर मार्चिंग एंड बैंड यूनिट, तो आप देख सकते हैं ये 352 मेंबर जो हैं ये इनकी मार्चिंग यूनिट भी है, एज वेल एज बैंड यूनिट भी है। इन्होंने भी अभी रिपब्लिक डे में भाग लिया। मतलब जो कर्तव्य पथ है जहां ये जितनी परेड्स वगैरह होती हैं, आप जानते हैं 26 जनवरी में जो परेड्स होती हैं, तो वहां पे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। देखिए इवोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो रिपब्लिक डे था उसी में ही इंडोनेशिया के उस समय के जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो, वो यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आते हैं। तो अभी जो हम ये टॉपिक करेंगे देखो कैसे समझेंगे। मतलब एक समय था कि इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशन एकदम हाई पॉइंट पे थे, यानी कि अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन उसके बाद एक लो फेज भी आती है, लो फेज आती है, मतलब रिलेशन जो है वो काफ़ी उसमें खराब हो जाते हैं इंडिया और इंडोनेशिया के। फिर जो है रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होने लगते हैं, लेकिन फिर एक लो पॉइंट आता है, लेकिन पहले जितना लो पॉइंट नहीं आएगा, एक न्यूट्रल सी फेज आएगी, उसके बाद फिर रिलेशन जो है वो इंप्रूव होने लगते हैं। इस ट्रेंड को हम समझेंगे। तो ये जो है 1950s का जो दौर था, 1950 से 1960 तक का जो दौर था, रिलेशन पहले अच्छे थे फिर डिक्लाइन होने लगे, उसके बाद रिलेशन फिर इंप्रूव हुए। जब इंदिरा गांधी जो है यहाँ पे थी उससे पहले का समय धीरे धीरे रिलेशन इंप्रूव होने लगते हैं, फिर रिलेशन जो है वो उनमें डिक्लाइन आ जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे। 1992 का जो समय था जब पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे, तब रिलेशन फिर इंप्रूव होंगे। तो वो समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे लीडर्स की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें क्या इंडोनेशिया का इशू रहेगा, तो क्यों हमारे रिलेशन उनके साथ खराब हुए। तो ये फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि सुकर्नो करके जो थे वो सबसे पहले यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट रिपब्लिक डे इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू हैं हमारे प्रधानमंत्री उस समय के, और वो उनके प्रेसिडेंट सुकर्नो।
अभी पहले बात करते हैं हाई टाइम ऑफ रिलेशनशिप। देखो, अगर इंडोनेशिया के कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो इंडिया में जिस तरह से इंग्लिश लोगों का कब्जा था, अंग्रेजों का कब्जा था, हालांकि डच भी भारत आए थे, बल्कि दूसरे नंबर में जो इंडिया में आए थे वो डच ही थे। सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, जो वास्को डिगामा भारत आया, फिर डच लोग आए थे, उसके बाद इंग्लिश आए, चौथे नंबर पे डेन्स आए डेनमार्क से, और पांचवें नंबर पे फ्रेंच आए। लेकिन मतलब वन आफ्टर वन अंग्रेज इन सबको हरा देंगे, इंग्लिश जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो सबको हरा देंगे, और इंडोनेशियन भारत छोड़ के ही चले जाते हैं। तो ये 1759 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बेडारा, और उसके बाद डच जो लोग थे भारत छोड़ के चले गए थे और उनका मेन कब्जा इंडोनेशिया पे हुआ था। तो जिस तरह इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में था, उसी तरह इंडोनेशिया डच के कब्जे में था, यानी कि जो नीदरलैंड या हॉलैंड के जो लोग थे उनके कब्जे में इंडोनेशिया रहा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ये जो इंडोनेशिया वाला रीजन था ये आ जाएगा जापानीज के अंडर, जापान का वहां पे कब्जा हो जाएगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने साउथ ईस्ट एशिया का लगभग सारा एरिया अपने कब्जे में ले लिया था। इनफैक्ट म्यांमार भी उनके कब्जे में आ गया था, जिसको बर्मा बोलते हैं। इंडिया में भी जो है वो उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन जो है जापानीज इंडिया में जो है कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन म्यांमार तक जो है जापानीज का कब्जा हो गया था। तो जब जापानीज के अंडर ये एरिया आएगा, इंडोनेशिया उनके अंडर आएगा, और जब बाद में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और नागासाकी और हिरोशिमा जो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जापान में फेंके गए अमेरिका के द्वारा, तो जापान युद्ध में सरेंडर कर देगा, और जब जापानीज की हुकूमत खत्म होगी तो इंडोनेशिया जो है आजाद हो जाएगा। तो इंडोनेशिया वैसे 1945 में आजाद हो गया था, जो मैंने आपको बताया कि पहले डच के कब्जे में था, लेकिन वर्ल्ड वॉर जब चला 1939 से 49 के बीच में, तो वहां पे जापानीज का कब्जा हो गया। लेकिन जब जापानीज ने सरेंडर किया 1945 में, तो डच ने फिर से कोशिश की वापस इंडोनेशिया पे कब्जा करने की, यानी कि रिकॉलोनाइज करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन डच इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने पूरी कोशिश की, डच लोगों ने 4 साल यहां लगा दिए, यानी कि 1945 से 49 का जो समय है इसमें डच वहां कोशिश करते रहे रिकॉलोनाइज करने की, क्योंकि जापानीज छोड़ के चले गए थे, तो डच को लगा कि हम वापस कॉलोनाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि इंडोनेशिया के जो लोग थे वो वहां पे रिवोल्यूशन करते रहेंगे। तो 1945 से 49 का जो समय होगा इंडोनेशिया में, इसको नेशनल रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो जब नेशनल रिवोल्यूशन वहां चल रहा था, तो इंडिया के उसमें के जो प्रधानमंत्री थे, जब 1947 में भारत आजाद हो गया, तो फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे उसमें के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत की तरफ से काफी मदद इंडोनेशिया की और काफी सप्लाईज हो गई, ह्यूमैनिटेरियन एड हो गई। तो इस तरह से वहां जो लोग इस तरह से जो रेबल थे, वहां पे जो क्रांति कर रहे थे, उनको असिस्ट करते रहे। इनफैक्ट जो डच की एयरलाइंस थी वो भारत के ऊपर से फ्लाई करके ना जाए, इस पे भी इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो काफी जो है सॉलिडेरिटी, काफी भाईचारा इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ दिखाया, जब इंडोनेशिया अपने उस पीरियड से गुजर रहा था, उस फेज से गुजर रहा था जब वो उन कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, तो भारत ने इंडोनेशिया का साथ दिया था। और अल्टीमेटली डच लोग फाइनली 1949 में अपनी जितनी अटेम्प्ट्स उनकी थी वो खत्म करके चले जाते हैं। अब वो फाइनली जो है नीदरलैंड लौट के चले जाते हैं, और पूरी तरह से इंडोनेशिया फिर कंप्लीटली जो है वो आजाद हो जाएगा। तो हालांकि आजाद 45 में ही हो गया था, लेकिन डच फिर भी कोशिश कर रहे थे। अब तो बिल्कुल फॉरेन इन्फ्लुएंस से ये इंडोनेशिया आजाद हो जाएगा। तो जब इंडोनेशिया आजाद हुआ तो इंडोनेशिया भी नया नया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। उससे 2 साल पहले इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। तो फिर जब दोनों देश जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के अंडर थे, तो फिर एक सेम कॉलोनियल हिस्ट्री दोनों की रही थी, तो दोनों के जो रिलेशन थे वो आपस में अच्छी तरह से बिल्ड हुए। और भी कई नेशन, जैसे अफ्रीका के कई देश उसमें आज़ाद हुए थे, जिनमें एक इजिप्ट भी था। तो इजिप्ट है, घाना है, इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में यूगोस्लाविया है। तो इनके जो लीडर्स हैं, इनके आपस में काफ़ी उसमें भाईचारा बनेगा, और वो फिर बाद में नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत भी करेंगे। देन नेक्स्ट देखें, ये तो हाई टाइम मैंने आपको बताया, फिर यही हाई टाइम आगे कंटिन्यू करेगा। तो 1951 में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 में। इसके बाद देखें तो मतलब ये दोनों देश, इंडिया भी और इंडोनेशिया भी, ये काफी सपोर्टर बन गए कि और जो देश थे एशिया और अफ्रीका के, जो अभी आजाद नहीं हुए थे, अभी किसी न किसी जो कॉलोनियल पावर के अंडर थे, तो ये दोनों देश जो हैं उनके फर्म सपोर्टर बन जाते हैं, और इस तरह से वहां पे इंडिपेंडेंस के लिए वो भी उनका साथ देंगे। और यूनाइटेड नेशन में भी बार बार इस तरह से बात रखेंगे कि ये कॉलोनियलिज्म का दौर खत्म होना चाहिए और हर देश को जो है वो आजाद होने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर इन्हीं
लोग मतलब जो 5 लीडर थे उस जमाने के, वो मिलके कॉन्फ्रेंस करेंगे, बांदुंग कॉन्फ्रेंस। इंडोनेशिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में। वहां पे भी इसी बात को सपोर्ट किया गया। हालांकि उसमें इशू क्या था, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो 2 पावर्स बन गई थी। वेस्ट में मेन सुपर पावर बन गई थी यूएसए, और ईस्ट में था यूएसएसआर, यानी कि रशिया का जिसमें ज्यादा डोमिनेशन था। तो यूएसए और रशिया यानी कि यूएसएसआर, ईस्ट और वेस्ट 2 पोल बन चुके थे उस जमाने में। लेकिन जो देश नए नए आजाद हुए थे, इनके ऊपर दबाव था कि या तो वो यूएसए वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं जो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज थी, या तो वो यूएसएसआर वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं जो सोशलिस्टिक कंट्रीज थी। लेकिन कुछ देश वो यहां पे भी शामिल हो रहे थे, जैसे साउथ कोरिया है तो इसकी तरफ आएगा, या फिर चाइना है तो इस वाले ब्लॉक में जाएगा। लेकिन ये जो देश थे, यानी कि भारत हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, देन इजिप्ट है, घाना है और इंडोनेशिया है, इनके जो उसमें के जो लीडर्स थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ना तो हम वेस्टर्न ब्लॉक में जाएंगे ना ईस्टर्न ब्लॉक में जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से बोला कि हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और कहीं ऐसा ना हो जाए हम किसी ब्लॉक को ज्वाइन करें और वो ब्लॉक गलती से हार जाए और हम फिर से स्लेव्स बन जाएं, फिर से गुलाम बन जाएं। इसलिए ये एक नॉन अलाइंड का कॉन्सेप्ट सामने रखेंगे। और फिर 1961 में बेलग्रेड में एक समिट हुआ, और जिसमें ये नॉन अलाइंड मूवमेंट एक बॉडी बनती है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है? ये उन देशों का एक ग्रुप होगा, उन कंट्रीज का एक ग्रुप होगा, जहां पे ऐसे देश जो ना वेस्ट की तरफ झुके होंगे ना ईस्ट की तरफ झुके होंगे, जो न्यूट्रल रहेंगे कि हम ना वेस्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे ना ईस्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे, दोनों से ही अच्छे संबंध, अपने संबंध जो है वो अच्छे रखेंगे। तो एक ग्रुप बना, दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये ग्रुप गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया कौन सी कंट्रीज थी और उनके लीडर। जैसे यूगोस्लाविया है तो टीटो करके थे, जोसेफ ब्रोज टीटो। उसी तरह इजिप्ट है तो अब्दुल नसर वहां पे थे। इसके अलावा ये वेन क्रूमा, ये घाना के लीडर थे। सुकर्नो आपको बता ही दिया पहले, इंडोनेशिया के लीडर थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत की तरफ से थे। तो यहां डिसाइड हो गया था बांदंग कॉन्फ्रेंस में, और ऑफिशियली नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया फिर 1961 में। तो वहां पे भी इंडिया और इंडोनेशिया के जो लीडर थे, ये दोनों इंस्ट्रूमेंटल थे नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना करने में। तो ये अब देखो, ये हाई टाइम चल रहा था, लेकिन अब आएगा लो टाइम ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन जब जो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन थे, ये काफी डिटीरियोरेट हुए। अब देखो, मतलब इंडिया उसमें और भी कई समस्याओं से जो है वो जूझ रहा था, क्योंकि भारत का पड़ोसी चाइना है, और चाइना भी जो है अपने आप को राइज कर रहा था। चाइना एक सोशलिस्टिक नेशन था, कम्युनिस्टिक नेशन था। और चाइना में ने जब फिर तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तिब्बत पे अटैक किया, तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो है 1959 में भारत में आते हैं, जिसमें दलाई लामा भी थे जो उनको लीड कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है उसमें के जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो उनको रिफ्यूज देते हैं भारत में। तो चाइना इस स्टेप को फिर वेलकम नहीं करेगा। चाइना का मानना था कि इंडिया उनके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, और उसमें इंडिया चाइना के संबंध खराब होने लगे। और अल्टीमेटली जब 1962 में चाइना ने भारत में हमला किया, भारत में इन्वेजन किया, तो उसमें जो इंडोनेशिया है उन्होंने भारत के साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, मतलब वो प्रो चाइना उसमें बने रहे। तो यहां से धीरे धीरे जो है वो रिलेशन खराब होने लगे। हालांकि उससे पहले भी फ्रिक्शन का कारण क्या था कि एक उनके जो लीडर हैं सुकर्नो, वो सेकंड बांदंग कॉन्फ्रेंस भी करवाना चाहते थे, क्योंकि जब फर्स्ट बांदंग कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इंडोनेशिया जो है वो काफी वर्ल्ड में उनका नाम हो गया था इंडोनेशिया का। तो उन्होंने सेकंड बांदंग कॉन्फ्रेंस करने को बोला, और वहां पे बहुत सारे क्लॉज थे, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्लॉज भी था। तो फिर जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध करेंगे कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला जो क्लॉज है ये उन्हें अच्छा नहीं लगा, और वो रिफ्यूज करेंगे इस सेकंड बांदंग कॉन्फ्रेंस के लिए। इसलिए उनके रिलेशन खराब हुए थे। और फिर उसके बाद जब वो चाइना वॉर का इशू हुआ तो रिलेशन और ज्यादा काफी लो में चले गए। तो ये एक वो लो फेज थी इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस की। तो 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ, और 3 सालों के बाद, 3 इयर्स के बाद जब पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट होगा, तो उसमें भी इंडोनेशिया वो पाकिस्तान का ज्यादा सिंपैथाइजर बना। इनफैक्ट इंडोनेशिया ने बाकी कंट्रीज से भी अपील की कि भारत इंडोनेशिया पे अग्रेशन कर रहा है और हमें पाकिस्तान का मतलब भारत पाकिस्तान पे अग्रेशन कर रहा है और हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। तो उसमें भी जो इंडोनेशिया है वो एंटी इंडिया रहा और प्रो पाकिस्तान रहा। जैसे इंडिया चाइना वॉर में वो भारत के लिए ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं था, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर में वो इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए ज्यादा सिंपैथेटिक था। तो काफी उसमें जो है वो इश्यूज आए, और वहां पे वायलेंस भी होने लगी। वहां पे ऐसी स्पीचेस दी जाने लगी जिसमें जो है इंडियंस के खिलाफ बोला गया, और इंडियन एम्बेसी में इनफैक्ट वहां पे इंडोनेशिया में अटैक भी हुआ उस जमाने में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था। तो ये लो पीरियड है रिलेशंस का इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। देन फिर रिलेशन जो है उसके बाद सुधरने लगेंगे। अब देखो रिलेशंस कैसे सुधरे।
जब इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म हुआ और जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया का स्टैंड उसमें प्रो पाकिस्तान रहा, तो जब ये युद्ध खत्म हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उसके बाद इंडोनेशिया में भी जो है वो एक क्रांति होती है। देखो इंडोनेशिया में क्रांति क्यों होती है। मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया, उनके रिलेशन चाइना से काफ़ी अच्छे हो गए थे और चाइना जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक में था, यानी कि यूएसएसआर वाले ब्लॉक में, यानी कि चाइना की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिस्टिक यानी कि सोशलिस्टिक। तो दुनिया में जगह जगह सोशलिस्टिक लोग थे और वो अपनी सरकारों को गिराने के इस तरह के उद्देश्य में थे। तो जब चाइना का बैकअप रहेगा इंडोनेशिया की लेफ्ट पार्टीज को, तो उनकी जो लेफ्ट पार्टीज होंगी या जो लोग होंगे वहां पे, वो एक क्रांति वहां पे कर देंगे, एक रिवोल्यूशन वहां पे कर देंगे अपने जो उनके प्रेसिडेंट थे सुकर्नो उनके खिलाफ। तो लेफ्ट जो है वहां पे मेनली क्रांति करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे। लेकिन उन लेफ्ट्स को, वो जो वहां पे रेबल्स थे, इस तरह रेवोल्यूशन कर रहे थे, उनको फिर सप्रेस किया गया वहां के मिलिट्री लीडर के द्वारा, और वो थे सुहार्तो। तो ये एक 1965 में वहां पे कोशिश होती है सत्ता हथियाने की, और ये कोशिश हुई मेनली जो मैंने आपको बताया लेफ्ट पार्टीज के द्वारा। लेफ्ट पार्टी जो है कूप करने की कोशिश करती हैं, और लेफ्ट पार्टी को साथ था चाइना का। अब वही चाइना जिनको ये सुकर्नो इतना मतलब उनके लिए सिंपैथेटिक हो रहे थे पहले भारत और चीन के युद्ध के समय में, तो वही चाइना उनका ही बैकअप था, और लेफ्ट जो पार्टीज हैं उनके खिलाफ कूप करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये कूप बाद में सप्रेस कर दी गई, किसके द्वारा? उनके जो आर्मी के जनरल थे, जनरल सुहार्तो। तो एक वॉयलेंट क्रश किया गया उस पूरे रिवोल्यूशन को, और जब रिवोल्यूशन खत्म हुआ तो जो सुकर्नो थे उनके प्रेसिडेंट, तो अब वो मतलब वो फर्दर रूल नहीं करेंगे और वो खुद ही सत्ता सौंप देंगे, वो पावर सौंप देंगे अपने मिलिट्री जनरल को, जनरल सुहार्तो को। तो मेनली जब सुहार्तो का रूल हुआ, और सुहार्तो मैंने आपको बताया ये लेफ्ट नहीं थे, मतलब क्योंकि चाइना ने कूप करवाया था, तो सुहार्तो जो हैं इनके रिलेशन चाइना से अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये वो दौर था जब उनके रिलेशन चाइना से बिगड़े, तब फिर वो इंडिया की तरफ बढ़े। तो फिर जब सुहार्तो वहाँ पे उनके हेड बने, उनके मेन प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनके समय में फिर भारत के साथ फिर रिलेशन अच्छे होने लगते हैं। तो वो समय था इंप्रूवमेंट का, जब इंडिया और इंडोनेशिया में रिलेशंस इंप्रूव होने लगेंगे। और काफ़ी फिर जब वो इंडिया के लिए बोलने लगे, इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाने लगे, तो भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया, और कई तरह के ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं इंडियन गवर्नमेंट उसमें वहाँ पे सुहार्तो गवर्नमेंट के साथ करेगी। देन नेक्स्ट ल्यूक वार्म फेज। तो संबंध अच्छे हो रहे थे दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे रिलेशन नीचे जाने लगे, पर उतने नीचे नहीं गए जितना पहले जवाहरलाल नेहरू और सुकर्नो के टाइम पे जो डिस्प्यूट बने थे। तो बाद में ल्यूक वार्म फेज कैसे है कि जब इंदिरा गांधी सत्ता में बैठती हैं, जब इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बनती हैं, तो इंदिरा गांधी का झुकाव भी थोड़ा सोशलिस्टिक टेंडेंसीज की तरफ था, और वो भारत में काफ़ी रिफॉर्म करेंगी, नेशनलाइजेशन करेंगी, और इस तरह से प्रीवी पर्स को एबोलिश करेंगी। तो इंदिरा गांधी ने भारत में काफ़ी रिफॉर्म्स किए, काफ़ी काम भी किए। लेकिन जब यूएसए हमला करेगा वियतनाम में, तो इंदिरा गांधी जो है वियतनाम को सपोर्ट करेंगी। वो यूएसए को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप इस तरह से वहाँ पे कि आपने अटैक किया है वियतनाम के ऊपर, और वहाँ पे इस तरह वायलेंस फैली है। तो इंदिरा गांधी उसमें जो है यूएसए को क्रिटिसाइज करेंगी, और यूएसए को क्रिटिसाइज करना मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है उस जमाने में वो ज़्यादा जाएगी यूएसएसआर के तरफ। मतलब ये दो में पहले डिस्प्यूट चल रहा था, मैंने आपको बताया, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो इंदिरा गांधी जो है वो यूएसएसआर की तरफ अपनी सपोर्ट देंगी। क्यों? क्योंकि यूएसए अटैक कर रहा था वियतनाम में, तो फिर यूएसए का क्रिटिसिज्म इंदिरा गांधी ने किया। तो इसीलिए जो है वो मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी झुकती है यूएसएसआर की तरफ, और यूएसएसआर फिर इंडिया का साथ भी कई बार देता था, वेपन्स वगैरह भी यूएसएसआर से हम उस जमाने में ज़्यादा खरीदते थे। तो जब इंडिया प्रो यूएसएसआर हुआ, तो हमारे इंडोनेशिया के साथ रिलेशन अपने आप खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जो थे वो प्रो यूएसए बन गए थे उसमें, जनरल सुहार्तो के समय में। जो मैंने आपको बताया, उन्होंने जनरल सुहार्तो ने ही लेफ्ट वालों ने जो कूप किया था उसको क्रश किया था, इसलिए लेफ्ट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो जनरल सुहार्तो के समय में इंडोनेशिया यूएसए की तरफ बढ़ा था, और इंदिरा गांधी के समय में हम यूएसएसआर की तरफ बढ़े। तो एक ल्यूक वार्म फेज थी, मतलब बहुत कुछ उस जमाने में हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद जो है जो सुहार्तो हैं ये 1980 के दौर में ये भारत आएंगे, और उसके बाद इंदिरा गांधी 1981 में ये भी इंडोनेशिया जाएंगी। उसके बाद जब राजीव गांधी गद्दी में बैठे तो 1986 में ये भी गए, मतलब जब वो प्रधानमंत्री गए बने तो वो भी इंडोनेशिया गए। तो रिलेशन मतलब उतने लो भी नहीं है, कॉन्टैक्ट बना रहा, जो एम्बेसडर लेवल पर रिलेशन होते हैं वो भी बने रहे, लेकिन उतना कोई हाई पॉइंट उस जमाने में नहीं था। तो इसको बोलते हैं ल्यूक वार्म फेज। लेकिन बाद में क्या होगा, 1991 में
ये यूएसएसआर का पतन हो जाएगा, यूएसएसआर डिक्लाइन हो जाएगा। इंडिया का झुकाव, मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी के समय में हम प्रो यूएसएसआर हो गए थे। कई प्रॉब्लम्स थी उसकी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जो अमेरिका है वो भी पाकिस्तान के फेवर में था। तो ऐसे कई कारण थे कि इंडिया उस जमाने में प्रो यूएसएसआर हुआ। और यूएसएसआर हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड भी माना जाता है हमेशा। अभी भी, आज भी रशिया जो है एक ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। और इंडिया भी जो है एक किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म में रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करता है, क्योंकि वो उस जमाने के जो रिलेशन है कोल्ड वॉर के समय में वो काफ़ी अच्छे रहे हैं रशिया के साथ। मतलब अब तो यूएसएसआर टूट गया, मेन नेशन तो रशिया ही है। लेकिन जब 1991 आया तो उस समय में यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ, यूएसएसआर पूरा टूट गया और रशिया जो है देश अब वो अकेला रह गया। और उसके बाद अब इंडिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको बोलते हैं, कि ट्रेड बैलेंस जो है हमारा ये काफ़ी लो चला गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट में चला गया था। तो भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उस जमाने में आती है। तो फिर अब तो यूएसएसआर भी उतना स्ट्रांग नहीं था जो भारत की मदद कर सकता था। इसीलिए 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में होते हैं तो फिर इंडिया थोड़ा सा टिल्ट होता है यूएसए की तरफ। तो भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा बदलाव करता है। और भारत को कुछ नए दोस्त भी अब चाहिए थे, क्योंकि जो एक ऑल वेदर फ्रेंड मैंने बताया अब वो उतना पावरफुल नहीं था। तो जब इंडिया को नए इस तरह के इंटरनेशनल फ्रेंड्स चाहिए थे अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, तो उस समय 1991 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव एक पॉलिसी रखेंगे और वो पॉलिसी होगी लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट यानी कि इंडिया के ईस्ट में जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, 10 नेशंस हैं टोटल, जिनका आसियान एक ग्रुप है जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। तो उस जमाने में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ये फिर ईस्ट की तरफ टिल्ट होगी और यूएसए की तरफ भी टिल्ट होगी, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश होंगे उनकी तरफ भी ये पॉलिसी टिल्ट होगी। तो मेनली जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन मैंने आपको बताया, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन इधर वाले, तो पीवी नरसिम्हा राव उसमें पॉलिसी देंगे और वो पॉलिसी रहेगी लुक ईस्ट पॉलिसी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हुआ। पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, मैंने आपको बताया नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। हालांकि नॉन अलाइन मूवमेंट आज की डेट में भी है, अभी भी इंडिया क्लियर कट किसी एक का फेवर नहीं करता है, लेकिन फिर फॉरेन पॉलिसी साथ में बनेगी लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट में मेनली जो आसियान नेशंस हैं इनकी तरफ ज़्यादा फोकस करना था, और इनकी जो इकोनॉमी है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही थी, तो भारत के लिए जो है वो फायदेमंद हो सकते थे और भारत भी उनके लिए फायदेमंद हो सकता था। तो फिर इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि लुक ईस्ट पॉलिसी होगी, यही लुक ईस्ट पॉलिसी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, 2014 में, तो इसी को काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव बना दिया गया और इसका नाम चेंज करके रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और अब आप देखते हैं इंडिया में कि नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ से रोड नेटवर्क वगैरह जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे और इस तरह के कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा भारत का नॉर्थ ईस्ट भी है। नॉर्थ ईस्ट को भी डेवलप करना है और उसी के माध्यम से आगे जो है कनेक्टिविटी ज़्यादा इंप्रूव होगी, रोड वगैरह के माध्यम से भी इंप्रूव होगी। और इंडिया जो है अभी अगर ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो आसियान नेशंस के साथ ठीक ठाक इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी का आइडिया। और उसके पहले अगर देखें जैसे तो 2014 की बात है, उससे पहले 2005, 2018, तो यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो यहाँ बनती है दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और यही 2018 में एलिवेट होकर बन जाएगी कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो मतलब अब काफी अच्छे रिलेशन जो हैं वो दोनों देशों के बीच में हैं। देन करंट इकोनॉमिक टाइज, देखो अभी जो करंट इकोनॉमिक टाइज हैं, मतलब जितने आसियान नेशन मैंने आपको बताए, यानी कि जितने नेशंस हैं, ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, नीचे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जितने हैं, ये 10 नेशंस हैं, इनको मिला के बोलते हैं आसियान नेशंस। तो इन 10 देशों में इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड वो सिंगापुर के साथ है, और अगर दूसरे नंबर में कोई देश है तो वो है इंडोनेशिया। तो इसलिए भी जो है इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड लार्जेस्ट ये इस तरह से हमारा ट्रेड पार्टनर भी हुआ इन आसियान नेशन की अगर बात करें। हालांकि उतना ज़्यादा भी ट्रेड नहीं है, पर अगर पहले के मुकाबले देखें, जैसे 2005-06 फाइनेंशियल ईयर में 4.3 जो है ये बिलियन हुआ करता था, लेकिन अभी जो रिसेंट आंकड़ा है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें तो ये थोड़ा बढ़ भी गया था, 38 हो गया था, लेकिन उससे भी जो रिसेंट आंकड़ा है 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर का, इट इज़ $29.40 बिलियन। तो अभी ये ट्रेड रिलेशंस हैं। हालांकि अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप है कि आसियान नेशन में दूसरा देश है, दूसरे नंबर पे आने वाला देश है इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा तो सिंगापुर के साथ। लेकिन अगर चाइना के मुकाबले में देखें तो ये कुछ भी ट्रेड नहीं है,
क्योंकि चाइना का तो लगभग $100 बिलियन से ज्यादा है, यानी कि 137-138 बिलियन डॉलर इतना ट्रेड इंडोनेशिया के साथ है। तो उसके मुकाबले देखें तो इंडिया में जो ट्रेड है ये मतलब 1/3 भी नहीं है एक तरीके से। तो अब बात करते हैं व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडोनेशिया। अब ये बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे मिनरल हैं, रबड़ हैं, पल्प हैं, पेपर हैं, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, जैसे कोल वगैरह हो गया, ये भी भारत वहां से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है मेनली पाम ऑयल का एक ठीक ठाक इंपोर्टर जो है इंडिया आज की डेट में है, और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हो गई। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट भी करता है। पर एक सजेशन हो सकता है कि अभी और भी जो एस्पेक्ट हैं इसमें हमें शामिल करने चाहिए, और जो इस तरह से ट्रेड है उसको कई फोल्ड हमें बढ़ाना चाहिए। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इंडोनेशिया के साथ हैं, जैसे गरुड़ शक्ति है, ये इंडिया की स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति है, ये नेवल एक्सरसाइज है। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये भी नेवल एक्सरसाइज ही है। इंडियन ओशियन रीजन में सिक्योरिटी वगैरह को बूस्ट करने के लिए वो पेट्रोल्स वहां पे की जाती हैं दोनों देशों के द्वारा। अभी जो रिसेंटली जो ये हमारा 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ और उस पर जो उनके प्रेसिडेंट आए थे, तो काफ़ी पैक्ट्स में जो है अभी साइन हुए, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कल्चर एंड डिजिटल कॉपरेशन। ठीक है, तो अभी आने वाले समय में इनके ऊपर फिर और भी डिटेल सामने आएगी। अभी तो जस्ट वही है कि पैक्ट साइन हुए हैं, तब उस पर फिर अलग से टॉपिक्स में हम बात करेंगे। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इंडिया के 2 कल्चरल सेंटर जो योगा सेंटर्स हैं मेनली, वो यहाँ पे जकार्ता में और बाली में वहाँ पे हैं। इसके अलावा एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शिक्षा को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करता है, स्कॉलरशिप वगैरह वहाँ के लोगों को ऑफर करता है। इसके अलावा अगर एंशियंट रिलेशंस देखें तो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज़्म हो या इस्लाम हो, ये सब भारत से ही जो है बाद में इंडोनेशिया में गए हैं। और पूरी दुनिया में अगर देखें तो मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री तो वो भी इंडोनेशिया ही है। तो ये सारे रिलीजन इंडिया से ही वहां पे गए हैं। हालांकि इस्लाम बेसिकली अरब से संबंधित है, लेकिन इंडिया से ही जो है वो मेनली वहां पे स्प्रेड हुआ है। बाकी कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट टू बाली, तो भारत से ही दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बाली जाते हैं। देन स्पेस एंड हेल्थ केयर कोलैबोरेशंस, जैसे स्पेस की फील्ड में इंडिया का जो इसरो है ये इंडोनेशिया के सैटेलाइट मिशन को सपोर्ट करता है। देन फ्यूचर डील्स की बात करें, एक सबांग पोर्ट हो गया और एक ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, इन 2 नदियों के नाम से नाम आया है, यानी कि इंडिया और रशिया की कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस मिसाइल बनी है। तो लगभग जो है ये 2.8 मैक की स्पीड ब्रह्मोस मिसाइल की है, और 290 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है, और एक ये क्रूज मिसाइल है। तो मतलब पहले आसियान नेशन में देखें तो फिलीपींस एक देश बना है जिन्होंने भारत के साथ डील की है, और अगर ये डील साइन हो जाती है इंडोनेशिया के साथ, जो अभी डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर, तो इंडोनेशिया दूसरा नेशन बनेगा जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। और सबांग पोर्ट जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, सबांग पोर्ट, ये सबांग पोर्ट है, ऐसे प्रोविंस है उनकी, ACEH ऐसे प्रोविंस, तो वहां पे ये सबांग पोर्ट है। तो भारत का प्रपोजल है, अभी उस पर बातचीत चल रही है, भारत जो है उसे डेवलप करना चाहता है। और अगर भारत के अंदर ये पोर्ट आएगा कुछ समय के लिए, तो जो मैंने आपको बताया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ मलाका, तो यहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा। लेकिन अभी फिर वही है कि चाइना का एक दबाव रहता है इंडोनेशिया के ऊपर, क्योंकि इंडोनेशिया के चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है। इंडोनेशिया चाइना से काफ़ी टेक्नोलॉजी भी खरीदता है, काफ़ी वेपन भी खरीदता है, तो उनका भी दबाव रहता है कि वो भारत के ज़्यादा करीब ना आए। तो फिर वो भी अपनी पॉलिसी को अपने तरीके से कैलिब्रेट करेंगे। लेकिन इंडिया को जो है और ज़्यादा रिलेशंस अपने मजबूत करने चाहिए आसियान नेशंस के साथ। तो ये थे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और बाद में कुछ भी इससे संबंधित जो है वो आगे न्यूज़ में रहेगा, तो उस पर हम जरूर ये चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो है इतना ही था, और ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।